4 तारीख को मालूम चलेगा कि किसके पक्ष में गया, लेकिन समीकरण जो है कहीं ना कहीं अभी इस बार टफ है। मौत नहीं रुक पा रही हैं, लोग मर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन वो आज तक उसका कुछ नहीं हो पाया। एससी वोटर थे, उनका रुझान कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब वो किधर जा रहे हैं। और जबकि सपा के जो सांसद रहे उन्होंने लगातार जनता से संपर्क में रहे, इससे एहसास होता है कि परिवर्तन अकबरपुर लोकसभा में होगा। नमस्कार, मैं हूं विकास धीमान, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या रहा है समीकरण, ये बताएंगे धरातल पर काम करने वाले कलम के वो सिपाही जिन्होंने बारीकियों के साथ लोकसभा चुनाव पर टिकाए रखी थी अपनी नजर। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सभी पत्रकार हैं और इन्होंने धरातल पर उतरकर अकबरपुर लोकसभा सीट पर काम किया है। इन्होंने जाना है कि मतदाता क्या चाहता है, ये जानना चाहते थे कि प्रत्याशी क्या बोल रहे हैं। इसी बीच हम इनसे बात करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को इन्होंने अपनी नज़र से कैसे देखा है। सर, ये बताइए कि इस बार अकबरपुर लोकसभा चुनाव में क्या नया सियासी समीकरण आपको समझ में आया? अकबरपुर लोकसभा में इस बार सियासी समाचार जो जनता के बीच में हम घुसे हैं, जनता के बीच में गए हैं, जिस समय वोट पड़ रहे थे, वोट के दौरान में जो है मतदाता बिल्कुल शांत रहा है। पता नहीं चल पा रहा है इस बार क्या गुल खिलने वाला है। और जो समीकरण वोट प्रतिशत कम हुआ है, इसमें का भी कुछ बदलाव समझ में जनता के द्वारा बताया जा रहा था और जनता धीमी गति से वोटिंग कर रही थी। इसका भी असर कुछ गलत पड़ रहा है सत्ता पक्ष पर। तो देखिए, वोटिंग का जो परसेंटेज है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रकाश डाला है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि इस बार और पिछली बार के लोकसभा चुनाव में कितना अंतर रहा है? बेशक तौर पर जो पिछली बार का चुनाव था वो मोदी फैक्टर पे था, मोदी फैक्टर दिखाई दिया था। लेकिन इस बार जो पूरा 2024 का इलेक्शन रहा, कहीं भी इस तरीके का समीकरण नहीं दिखाई दिया, ना कहीं लहर थी ना कुछ। जो इस बार जनता जिस तरीके से साइलेंट मोड पर रही, वो प्रत्याशियों की चिंताएं बढ़ाती रही आखिरी दम तक। वोट जब पड़ गए तब भी, वो वोट पड़ने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं जो चुनावी समीकरण है प्रत्याशियों का वो बिगाड़ दिया इस बार। और जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो अब मतलब देखा जाता है, पूर्व में भी देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज जो है सत्ता विरोध में जाता है। तो इससे ये लगता है कहीं ना कहीं मतदाताओं ने जो है सत्ता विरोध में वोट किया है। लेकिन अब ये 4 तारीख को मालूम चलेगा कि किसके पक्ष में गया, लेकिन समीकरण जो है कहीं ना कहीं अभी इस बार टफ है। तो देखिए, फिलहाल इस बार समीकरण टफ होने की बात भी कही जा रही है। मोहित जी, ये बताइए कि मतदाता जो है तमाम जनसभाओं को उसने देखा है, तमाम रैलियों को उसने देखा है। ये बड़ी बड़ी जो पार्टियों ने रैलियां करी हैं, जनसभाएं करी हैं, इसका जनता के ऊपर कैसा असर रहा है? देखिए, जो रैलियाँ हुई हैं उसका असर तो सीधा दिखाई पड़ेगा। और लेकिन इस बार जो जनता का मूड है वो ठीक से परख नहीं पाए लोग। अब पार्टियों को लोग कह रहे हैं कि हमारा ये गढ़ है, लेकिन उस गढ़ में इस बार उनको ना मिलकर दूसरी पार्टियों को वोट मिला है। इसलिए जो है सियासी जो गणित है वो बिगड़ गई है। तो जो चुनाव में जो रिज़ल्ट आएगा वो भी अप्रत्याशित होगा। तो देखिए, चुनाव का जो परिणाम है उसे अप्रत्याशित भी बताया जा रहा है। त्रिपुरा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से वोटिंग हुई है, वोटिंग के में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक की वोटिंग होती है। उस पीरियड में 12 से 3 की एक टाइमिंग ऐसी होती है, चाहे वो आप गर्मी के लिए कह लें, वो कम हो जाता है वहाँ पर। तो इससे किसको फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, क्या देखते हैं? ये दोपहर 12 से 3, एक तो गर्मी का समय चल रहा है इस समय, और काफ़ी मई का महीना है तो गर्मी काफ़ी है। और देखा जाता है कि जो अच्छे एक उच्च स्तर या मिडिल स्तर के लोग हैं वो दोपहर के समय वोटिंग करने से कतराते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो निम्न मतलब गरीब तबके के या उस तरह, और जो विपक्ष में पार्टियां होती हैं, वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करती हैं और कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी पाते हैं। तो इससे ये लगता है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को हल्का फुल्का नुकसान होगा। और चूँकि परसेंटेज भी काफ़ी कम रहा है पिछली बार की अपेक्षा, तो विपक्षी पार्टियों कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होगा इसका। और तो देखिए, कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज कम रहा है उसका भी असर दिखाई दे रहा है। तिवारी जी, ये बताइए कि इस बार जिस तरीके से जनता पोलिंग बूथ पर नज़र आई है, जो भीड़ दिखी है, क्या लग रहा है? जनता के बीच आप लोग लगातार पहुंचते रहे हैं, जनता का रुझान क्या रहा? किसकी तरफ जनता ज़्यादा झुक रही थी? जनता साइलेंट रही है। मतदान कम हुआ, जिससे सत्ता पक्ष को नुकसान होता है।
वहीं सबसे बड़ा फैक्टर विपक्ष का रहा है संविधान बचाओ। इस पर जो एससी बोर्ड सुरक्षित बोर्ड था, ये वो भी सपा में गया। और वहीं कुछ मतदाताओं का कहना है, कुछ नागरिकों का कहना है कि जो हमारे पूर्व के सांसद 10 साल रहे, उन्होंने क्षेत्र में भ्रमण किए नहीं, और जबकि सपा के जो सांसद रहे उन्होंने लगातार जनता से संपर्क में रहे। इससे एहसास होता है कि परिवर्तन अकबरपुर लोकसभा में होगा, इस बात का जानकारी। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो पत्रकारों ने धरातल पर उतरकर काम किया है, उससे जो बता रहे हैं वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन की उम्मीद उन्हें दिख रही है। सर, ये बताइए कि वोट लगातार पड़े हैं, वोट का जो परसेंटेज है वो इस बार और पिछली बार की अपेक्षा कैसा रहा? बेशक तौर पर जो पिछली बार का परसेंटेज था वो 60 के ऊपर था, वो इस बार 60 से नीचे है। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज का जो गैप है, ये 3 से 4-5% का जो गैप है, ये जो परसेंटेज है, ये सत्ता के विरोध में देखा जाता है कि परसेंटेज का गिरावट होना, ये सत्ता के विरोध में जाना। दूसरी बात, इस बार भीषण गर्मी भी पड़ी है, तो गर्मी की वजह से जो एक कहा जाता है सामान्य वोटर जो होता है, वो उस गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकला। और या ये कहें कि वो जो राजनीतिक दल हैं वो अपने वोटर को बाहर नहीं ला पाए, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज भी कम रहा। और इसका फैक्ट जो है, इसका फैक्टर जो जितना काम किया है, ये 4 तारीख को दिखाई देगा। लेकिन अभी तक जो समीकरण सामने समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं जो है सत्ता के विपरीत जा रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो सत्ता के विपरीत भी बताए जा रहे हैं। मोहित जी, ये बताइए कि चुनाव के समय में तमाम मुद्दे उठे, राम मंदिर का मुद्दा था, धारा 370 का मुद्दा था, तो ऐसे जो मुद्दे थे कि राशन दिया जाएगा फ्री, तो इस टाइप के जो मुद्दे हैं ये जनता के बीच में किस तरीके से असर डालते हैं? नहीं, ठीक है, जो राम मंदिर का तो कुछ असर बहुत दिखाई नहीं पड़ा, और जो राशन वाली बात है उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ बहुत बड़ा नहीं हो पाया है, इसलिए जनता के बीच आक्रोश है उसका, उस बात का। तो क्या लगता है वोटिंग जो रही है वो आपकी किसको ज़्यादा फेवर कर रही थी? देखिए, जो हम लोग बात कर रहे थे, जब लोग वोट डाल के आ रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो लोग बता रहे थे कि हमने जो सर वोट किया है, हमने इस बार सांसद बदलने का पूरा मूड बना लिया है। सांसद इस बार गठबंधन का जो प्रत्याशी उसको मतलब जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए, जो प्रत्याशी है वो गठबंधन के प्रत्याशी के लिए मतदाताओं का ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। त्रिपुरेश जी, ये बताइए कि जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी लड़ रही थी इसी सीट पर, एक तरफ गठबंधन प्रत्याशी था, बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था, तो क्या लगा बीएसपी के प्रत्याशी ने किसको डैमेज किया? देखिए सबसे बड़ी बात कि जो बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा वो पहले से यहाँ सक्रिय नहीं थे। तो इस बार का जो लोकसभा अकबरपुर लोकसभा का चुनाव वो केवल 2 ही दलों के बीच में है, सत्ता पक्ष और गठबंधन के बीच में है। और रही बात बसपा की, तो हमें तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा वो खास कर पाए, लेकिन जो भी वोट काटा उन्होंने, चूँकि ब्राह्मण वर्ग से थे, उसका नुकसान किसको हुआ? जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष को ही नज़र आ रहा है फिलहाल, तो ब्राह्मण वोट कटा है। जाहिर सी बात है। तो देखिए, ब्राह्मण वोट भी इस लोकसभा से कहीं ना कहीं कटता हुआ पत्रकारों ने अपनी नज़र से देखा है। तिवारी जी, ये बताइए कि गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो भी इस लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। हाँ, 2 बार। वर्तमान में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी 2 बार रह चुके हैं। तो क्या लगता है कि जनता किसकी तरफ जा रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा समीकरण। मेन समस्या यही है कि जो जनता कहना है कि जो भाजपा के सांसद 5-10 वर्ष रहे, उन्होंने लगातार जनता के बीच में नहीं रहे, वो सत्ता के अहम में रहे। लेकिन जो गठबंधन का प्रत्याशी राजाराम पाल, उनके द्वारा सत्ता में न रहते हुए और टिकट घोषणा की न होने के बावजूद भी लोगों के बीच में बने रहे, संपर्क बने रहे, उसका आज फायदा उनको मिल रहा है। अच्छा, जनता के बीच में लोकप्रियता की अगर बात करें तो लोकप्रियता किसकी ज़्यादा दिखाई दी? वर्तमान में राजाराम पाल दिखाई पड़े। राजाराम पाल। तो बीजेपी प्रत्याशी जो रहे देवेंद्र सिंह भोले, उन्होंने जनता संपर्क नहीं किया, ग्रामीण क्षेत्र में लोग जानते नहीं, चेहरा नहीं पहचानते हैं। अच्छा, इस बार अगर हम लहर की बात करें, जैसे 2014 में मोदी लहर थी, तो इस बार क्या फैक्टर आप देख रहे हैं, किस तरीके से आंक रहे हैं? लहर का इस बार कोई असर नहीं है। इस बार स्थानीय मुद्दों पर चुनाव है, लहर का कोई असर नहीं। राम मंदिर 370 खत्म, कब तक चुनाव 370 पर लड़ेंगे भाई? इस बार स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे थे, सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा टोल, 12 टोल है, रनिया में ओवरब्रिज है। यहाँ पर रनिया ओवरब्रिज में मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, पिछले 2 सालों में 200 से ज़्यादा मौत हो चुकी है वहाँ पर, लेकिन आज तक वहाँ वो बन नहीं पाया, मौत नहीं रुक पा रही हैं।
लोग मर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन वो आज तक उसका कुछ नहीं हो पाया। बारह टोल सबसे महंगा टोल है यहाँ का, आने जाना 300 रुपये लगता है। तो क्या क्या लग रहा है कि जनता जो है वो आपकी बीजेपी की तरफ रुख थोड़ा सा कम दिखा रही है क्या? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो है बीजेपी की तरफ थोड़ा कम रुख है, लेकिन इसको कानपुर की जो विधानसभाएं हैं, जैसे वो बिठूर हो गई और एक घाटमपुर हो गई, इसमें जो है वो बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसको बढ़त मिली है। अच्छा, बीजेपी के प्रत्याशी को वहाँ पर बढ़त मिली। अच्छा, अगर हम बात करें कि एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स की, जो मतदाता थे, उनका रुझान कहाँ देख रहे थे, कहाँ किस तरफ वो अपने कदम बढ़ा रहे थे? देखिए, ओबीसी जो मतदाता हैं उनका तो एक तरीके से सब कुछ अपना पार्टी का भी वोट होता है, तो कुछ सुरक्षित वोट तो उनके ऑलरेडी हैं। और चूँकि जो आपने एससी वोटर का है, तो बसपा की यहाँ जो प्रत्याशी थे उनकी सक्रियता पहले से नहीं थी, और ना ही उनके किसी बड़े नेता ने यहाँ कोई रैली की, उस तरह से कोई चर्चित चेहरा आया हो तो उनका रुझान बढ़े या कोई ऐसे वादे उनको मिल रहे हों, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तो इस बार जो एससी वोटर थे उनका रुझान कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब वो किधर जा रहे हैं। अच्छा, बीएसपी जो कैंडिडेट है वो ब्राह्मण उतारा गया था, क्या उसके उतरने से ब्राह्मण वोट पे कुछ कहीं ना कहीं परसेंटेज कुछ कम हुआ? 2-4% हो तो हो, 1-2%, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं तो बात सही है। और जैसे रही बात, जैसे मोदी जी ने भी कहा 12 टोल की बात, उस पर हम एक बात कहेंगे कि जब जो भाजपा सांसद जी थे, पहली बार सांसद बने, तो उन्होंने ये वादा किया था कि हम हटवाएंगे, लेकिन जनता ने उनको दोबारा मौका दिया, 10 सालों में भी नहीं हटवा पाए टोल। और चूँकि अकबरपुर लोकसभा में सबसे ज़्यादा कानपुर की जनता जुड़ी हुई है, जो अन्य आवागमन होता है टोल से, तो सभी को दिखाई दे रहा है कि 2 बार आपको मौका दिया है, लेकिन टोल वही है, समस्याएं भी वही हैं। देखिए, समस्याएं एक बड़ी दिक्कतें यहाँ पर रही प्रत्याशियों के लिए, जनता के लिए। यहाँ पर मुख्य जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी ऐसी हैं जिनसे जनता परेशान थी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या परिवहन की यहाँ पे। अकबरपुर लोकसभा में का जो हिस्सा यह कानपुर देहात में आता है, अकबरपुर रनिया विधानसभा, यहाँ पर सबसे, ये तो मुख्यालय पे भी है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अकबरपुर ओवरब्रिज है। ओवरब्रिज में रात में 6 बजे के बाद बसें नहीं मिलती हैं, सीएनजी बस नहीं मिलेंगी, रोडवेज बस नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा। आप पैदल जाओ और किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ के बैठ के किसी तरीके से ट्रक में बैठना पड़ता है, कभी वो क्या बोलते हैं ऑटो में बैठ के जाओ, किसी तरह से मतलब संघर्ष करते हो, हाथ जोड़ के जाना पड़ता है कानपुर तक। ये है कानपुर से जुड़ा हुआ शहर, आज तक बस नहीं रुक पाई यहाँ पर। अच्छा, औद्योगिक भी क्षेत्र है ये? औद्योगिक, यहाँ पर आपके थोड़ी दूर पे यहाँ पर पार्क है। यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले वो होता कानपुर देहात महोत्सव, व्यापारियों ने वो मंच से बात उठाई थी कि अगर ये टोल हट जाए तो हम ये जैनपुर में अपनी फैक्ट्रियाँ लगा देंगे। तो आज तक वो न वो टोल हट पा रहा है और न वहाँ फैक्ट्री लग पा रही, तो जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं वो भी नहीं बढ़ पा रही, वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थी। अच्छा जी, एक चीज़ और कहना चाहेंगे हम कि ये जो कानपुर देहात जनपद है, मूलतः ग्रामीण क्षेत्र है, आपने भी देखा होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसानों की है। देखिए, लोकसभा ये भले ही अकबरपुर के नाम से है, लेकिन इसकी 4 विधानसभाएं कानपुर शहर से जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं विकास में आप देख रहे हैं कि कुछ कमियां आई हैं यहाँ पर। बिल्कुल, उसी पे हम आपको बताना चाहेंगे कि बेसिकली जनपद की 4 विधानसभाएं, 4 बड़ी बड़ी लोकसभाएं जुड़ती है। मूलतः यहाँ के जो लोग हैं वो किसानी से, खेती बाड़ी जुड़े हुए हैं। हर साल समय पर खाद बीज की समस्या हर साल होती है। 2016 के आसपास यहाँ रैक पॉइंट की कवायद चली थी, 8 साल हो गए, जनपद में एक रैक पॉइंट खाद का नहीं बन पा रहा है। नतीजा, समय पर खाद के लिए हम कानपुर नगर या दूसरे ज़िलों पर निर्भर होते हैं। यहाँ पर पंजीकृत 3.25 लाख किसान हैं जो पंजीकृत हैं, इसके अलावा हमें लगता है पता नहीं कितने लाखों अपंजीकृत होंगे। कि ये समस्या उनकी आज तक 8 सालों में समाधान क्यों नहीं हो पाया? तो क्या इसका ड्रॉबैक बीजेपी को कहीं देख रहे हैं? आपको 2 बार मौका दिया सत्ता पक्ष में, 16 से मांग हुई रैक पॉइंट की, आप 19 तक रहे, 19 के बाद में फिर आप आ गए। कितना समय लगता है एक रैक पॉइंट बनाने में? जबकि यहाँ पर राष्ट्रपति से लेकर केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, वर्तमान में 1 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी 2 रहे यहाँ से, राष्ट्रपति भी रहे, अब पूर्व राष्ट्रपति हैं, और कौन सा जनप्रतिनिधि बचता है यहाँ से? तो देखिए, कहीं ना कहीं अकबरपुर लोकसभा सीट पर सियासी समीकरण कलम के सिपाहियों ने बता दी है कि किस तरीके से यहाँ पर जनता का रुख रहा, प्रत्याशी का जनता के बीच में क्या स्थान रहा और जनता का प्रत्याशी के प्रति कितना रुझान रहा, ये सभी समीकरण इन्होंने बता दिए। लेकिन
जो निचोड़ निकल कर आ रहा है वो निचोड़ ये निकल कर आ रहा है कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से कोई भी काम नहीं किया है। जनता त्रस्त है। लगभग 3.5 लाख किसान यहां पर बताए जा रहे हैं। उनके लिए जो खाद की व्यवस्थाएं होती हैं, जो खेती किसानी से संबंधित जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा है। और ये जो रुझान है, ये रुझान यही बता रहे हैं कि इस बार भी कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो समाजवादी पार्टी का, गठबंधन का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अकबरपुर लोकसभा सीट से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित बाथम के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव।